नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। कोरोना केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और आज तो लगातार चौथा दिन है जब मामले 4 लाख को पार कर चुके हैं। ऐसे में आप मास्क पहनिए और इस महामारी की गंभीरता को समझिए। और इसी को लेकर के हमने एक कैंपेन भी शुरू किया है जिसका नाम है #मास्क पहनो इंडिया। हम आपसे बार बार अपील कर रहे हैं कि आप मास्क पहनिए और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए और खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। कोरोना के बाद म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ गया है। ये बीमारी कोरोना से ठीक हो चुके लोगों में हो रही है। गुजरात और महाराष्ट्र में म्यूकोरमाइकोसिस के मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के करीब 200 मामले सामने आए हैं, जिनमें 8 मरीजों की एक आंख की रोशनी चली गई है। डॉक्टरों का मानना है कि ब्लैक फंगस पिछले वेव में था, पर इस बार ये ज्यादा खतरनाक है। ब्लैक फंगस सीधे दिमाग पर असर करता है। डॉक्टरों के मुताबिक फंगल इन्फेक्शन पुराना है, लेकिन कोरोना मरीजों में इसके केस तेजी से बढ़े हैं। तो अब ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ गया है और महाराष्ट्र की बात करें तो 200 केस मिले हैं, जबकि गुजरात में भी केस सामने आए हैं। ये जो ब्लैक फंगस है ये उन लोगों को हो रहा है जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं और ठीक होने के 5वें-6ठे दिन ये फंगस लोगों में देखा जा रहा है। इसके जो लक्षण हैं वो भी हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको अगर मुंह सूज जाता है, कई लोगों की तो इसमें आंखों की रोशनी भी चली गई है। तो ये एक खतरनाक बीमारी है और कोरोना के साथ साथ अब ब्लैक फंगस से निपटना सरकारों के लिए बड़ी चुनौती है। और महाराष्ट्र में बाकायदा इसके लिए अलग भी वार्ड भी तैयार किया गया है ताकि इन लोगों को बचाया जा सके। ये उन लोगों को अटैक करता है जिनकी इम्यूनिटी काफी कमजोर होती है या फिर जिनको पहले डायबिटीज हो। ऐसे में डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स बार बार ये कह रहे हैं कि हर इंसान को इस महामारी के समय अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने पर ज्यादा जोर देना चाहिए। महाराष्ट्र की बात करें तो 8 लोगों की एक आंख खराब हुई है, क्योंकि इस इन्फेक्शन से बचाने के लिए एक आंख की रोशनी लोगों की चली गई है और 8 मामले तो अकेले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। तो ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ गया है। ये कहा जा सकता है कि इस महामारी के समय चौतरफा मार है, क्योंकि अभी सेकेंड वेव है कोरोना की और जो लोग इस महामारी से ठीक हो रहे हैं उनके लिए भी खतरा बढ़ गया है इस बीमारी का। मुंबई से हमारे सहयोगी दिवाकर सिंह लाइव मौजूद हैं। दिवाकर, जो लोग कोरोना से ठीक हो रहे हैं और उनको ये इन्फेक्शन ज्यादा हो रहा है, ऐसे में डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, कैसे इस बीमारी से बचा जा सकता है और महाराष्ट्र में क्या इंतजाम किए गए हैं? जसप्रीत, देखिए, 2 बड़ी अहम चीजें मेरी जो डॉक्टरों से बात हुई है, जो खास तौर पर आई स्पेशलिस्ट हैं, जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि ब्लैक जो फंगस है ये 1-2 दिनों में ही इतनी ज्यादा चपेट में इंसान को ले लेता है कि जब तक इंसान को समझ में आता है तब तक चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी होती हैं। दूसरी चीज अहम यह है कि कोरोना से जंग जीतकर इंसान जब घर अपने लौटता है उस वक्त उसकी इम्यूनिटी पावर बहुत कमजोर होती है और ऐसे समय में ही ये ब्लैक फंगस जो है उस पर अटैक करता है। तो ऐसे में लोगों को सबसे ज्यादा समझने की जरूरत यह है कि जब भी वो घर जाएं तो अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान दें। इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाली चीजें जो है वो ज्यादा से ज्यादा उसका सेवन करें। डॉक्टरों का ये साफ तौर पर कहना है। लेकिन सबसे अहम चीज कि इस पर सरकार क्या कर रही है, सरकार इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है। जो स्वास्थ्य विभाग के कुछ अधिकारी हैं उनसे हमारी बातचीत भी हुई, उनका कहना है कि हम नजर बनाए हुए हैं और जिन मरीजों में शिकायत मिली है उनका इलाज किया जा रहा है अस्पतालों में भर्ती करके। हालांकि जो 8 लोगों की आंखें जो जिनकी रोशनी चली गई है वो इसलिए गई है क्योंकि उनकी जान बचाने के लिए उन आंखों की रोशनी को रिमूव करना पड़ा, उन आंखों को रिमूव करना पड़ा डॉक्टरों को, जिसके चलते उनकी जान बच पाई। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा खतरा महाराष्ट्र में फिर से महाराष्ट्र सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि महाराष्ट्र में लगातार केसेज सामने आ रहे हैं 50,000 से ज्यादा। और सबसे अहम चीज ये कि अगर आप कोरोना से ठीक होकर घर लौटते हैं तो सबसे पहले आपकी जो जरूरी चीज है कि आप इम्यूनिटी पावर को मजबूत करें। एक बड़ी अहम चीज डॉक्टरों ने ये भी बताई कि ये नाक के और मुंह के रास्ते ही अटैक करता है। जब ये नाक के रास्ते अटैक करेगा
तो आपको बिल्कुल, तो बहुत साइनस की ज्यादा प्रॉब्लम होने चुनौतियां लगी। हैं। दिवाकर, लौटेंगे हम आपके पास। दरअसल गुजरात में भी ब्लैक फंगस का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। वहां इस बीमारी से अब तक 100 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। इस बीमारी के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने हर बड़े शहर में अलग से इसके लिए वार्ड खोलने के आदेश भी जारी किए हैं। यही नहीं, राज्य सरकार ने बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाले एम्फोटेसिरिन इंजेक्शन के 5000 ऑर्डर दिए हैं ताकि वक्त रहते मरीजों की जान बचाई जा सके। तो गुजरात में भी इस ब्लैक फंगस के केस मिले हैं और बाकायदा इसके लिए वहां पर तो अलग वार्ड बनाने के आदेश भी दिए गए हैं। जो तमाम लक्षण हैं वो मरीजों में देखे जा रहे हैं और बार बार हम ये कह रहे हैं कि जिनकी इम्यूनिटी काफी कमजोर है उनको ज्यादा अटैक कर रही है। आनंद के पास चलते हैं जो दिल्ली में मौजूद हैं। आनंद, हमने महाराष्ट्र की तस्वीरें देखी, हमने गुजरात की तस्वीरें देखी, क्या दिल्ली में भी ब्लैक फंगस का खतरा है? जी देखिए जसप्रीत, अगर हम पहली वेव की बात करें, जब कोरोना की पहली लहर आई थी पिछले साल, तो जब वो लहर खत्म हो रही थी, जब ये गंगाराम से खबर आई थी कि वहां पर करीबन 10 से ज्यादा ऐसे मरीज भर्ती हुए हैं जो कोविड से सही हो चुके हैं, लेकिन उनकी आंख की रोशनी चली गई है और वो कहीं ना कहीं आंखों की समस्या से जूझ रहे हैं। तो ये वायरस काफी पहले भी आया था, लेकिन उस दौरान शायद उसका जो एक तरीके से उसका जो प्रकोप था वो उतना ज्यादा तेज नहीं था। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र और गुजरात में लगातार कई सैकड़ों केस आ रहे हैं जिसमें ब्लैक फंगस की दिक्कतें लोगों को हो रही हैं और लोगों को अपनी एक आंख की रोशनी तक गंवाना पड़ रही है जान बचाने के लिए, तो जाहिर तौर पर इस पर अब आईसीएमआर, स्वास्थ्य मंत्रालय, केंद्र सरकार किस तरह की रणनीति बनाएंगे, क्या कोई एडवाइजरी दिल्ली में भी जारी की जाएगी उसको लेके, क्योंकि दिल्ली में लगातार जो मौत का आंकड़ा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि कुछ केसों में जरूर कमी आई है, 17,000 के आसपास केस कल आए थे, लेकिन जिस तरह से दिल्ली में हमने बताया कि कुछ डॉक्टरों से हमारी बात हुई है और उनका साफ तौर पे कहना है, जो आई स्पेशलिस्ट हैं, कि कुछ लोग फोन पे इस तरह की समस्या का जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह से इस समस्या से निजात लें और दवाइयां जो हैं वो डॉक्टर उन्हें सलाह दे रहे हैं ऑनलाइन कंसल्टेंसी के थ्रू। तो जाहिर तौर पर ये जिस तरह से महाराष्ट्र और गुजरात, दो बड़े राज्यों में ये दिक्कत आई है ब्लैक फंगस की, जो कोविड से मरीज ठीक हो जा रहे हैं, तो दिल्ली में ये चिंता का विषय है, क्योंकि दिल्ली में कोविड जो है वो अभी नियंत्रण से बाहर है। और अगर यहाँ पर आनंद, लौटेंगे हम आपके पास। कोरोना की दूसरी लहर के बीच रोजाना हजारों लोगों की जानें जा रही है, वहीं अब खतरनाक बीमारी ब्लैक फंगस के नए मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। ब्लैक फंगस का ज्यादा खतरा उन लोगों को है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है और जो डायबिटीज के पुराने रोग से पीड़ित हैं। जिन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट करवाया है उनको भी इस बीमारी का खतरा है। तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं, महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र में 200 से ज्यादा केस हैं और गुजरात में भी ये मामले सामने आए हैं, जिसके बाद वहां पर तो अलग से वार्ड बनाने के आदेश दिए गए हैं। समझिए ब्लैक फंगस को, जिन लोगों को कोरोना हुआ है और जो ठीक हो चुके हैं, उसके 5वें-6ठे दिन ये ब्लैक फंगस अटैक कर रहा है और जिनकी इम्यूनिटी ज्यादा कमजोर है, जिनको डायबिटीज हो चुका है, जिन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट करवाई है, उन लोगों को ज्यादा खतरा है। दिवाकर, महाराष्ट्र में ज्यादा मामले हैं और जैसा कि आपने बताया, अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि उद्धव ठाकरे सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए क्या इंतजाम किए हैं? देखिए जसप्रीत, जो उद्धव ठाकरे सरकार है उसने जो कोविड टास्क फोर्स है, जो पूरे महाराष्ट्र में कोविड को पर नजर बनाए हुए है, किस तरह से कोविड के मामले घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं, 6 सदस्यीय जो टीम है उसके साथ लगातार सरकार संपर्क में है और पता ये करने की कोशिश कर रही है कि जो सेकेंड वेव है कोरोना का, उसमें किस तरह के लक्षण है इस ब्लैक फंगस के। अगर गंभीर लक्षण है, ज्यादा लोग इसका शिकार हो रहे हैं, तो इसको लेकर बैठकों का दौर और इस पर निगरानी लगातार सरकार की तरफ से रखी जा रही है। कोविड टास्क फोर्स है उसकी तरफ से निगरानी रखी जा रही है। सबसे अहम चीज ये कि महाराष्ट्र में कोरोना अभी भी नियंत्रण से बाहर है। 50,000 से ज्यादा केसेज सामने आ रहे हैं। हालांकि मुंबई में केसेज कम होने लगे हैं, लेकिन जिस तरह से केसेस सामने आ रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार उसको ही लेकर चिंता में है। और ऐसे में एक और गंभीर बीमारी जिसका शिकार ज्यादातर लोग महाराष्ट्र में हो रहे हैं, तो ऐसे में देखते हुए महाराष्ट्र सरकार के लिए एक चुनौती है कि किस तरह से इस पर एक्शन लिया जाए, किस तरह से जो है इसको रोका जाए। ये एक अहम फैसला हो सकता है आने वाले 1-2 दिनों में कि सरकार इस पर क्या गुजरात की तरह अलग वार्ड बना के मरीजों का इलाज करती है या फिर अलग अस्पतालों में उन मरीजों को रखा जाता है। ठीक है दिवाकर, दरअसल म्यूकोरमाइकोसिस कोरोना से ठीक हो चुके लोगों को अपना शिकार बना रहा है। इस बीमारी से आंखों में जलन होती है, साथ ही ब्लैक फंगस बीमारी होने पर सिरदर्द भी रहता है।
और आधे चेहरे पर सूजन आ जाती है। ब्लैक फंगस की वजह से मरीजों में नाक बंद हो जाती है। यही नहीं, साइनस की समस्या भी ब्लैक फंगस की वजह से बढ़ जाती है। डॉक्टरों के मुताबिक ब्लैक फंगस आंखों और चेहरे से होते हुए दिमाग तक पहुंच रहा है। तो ये ब्लैक फंगस के लक्षण भी हैं। दरअसल कोरोना के साथ ब्लैक फंगस तेजी से बढ़ रहा है, जिसके गुजरात और महाराष्ट्र में मरीज मिले हैं। बताया गया कि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों में ब्लैक फंगस का खतरा ज्यादा है। इसके अलावा कमजोर इम्यूनिटी वाले मरीज में भी ब्लैक फंगस का खतरा है। यही नहीं, डायबिटीज से पीड़ित लोगों में ब्लैक फंगस के लक्षण मिले हैं। साथ ही किडनी ट्रांसप्लांट करवाने वाले लोगों को भी ब्लैक फंगस का खतरा रहता है। आनंद, हमने ये बताया कि किन किन लोगों को ज्यादा खतरा होता है ब्लैक फंगस का और क्या क्या लक्षण हैं इसके। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक्सपर्ट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो ये क्या कह रहे हैं कि कैसे हम ब्लैक फंगस से बच सकते हैं, क्या क्या एहतियात बरतने चाहिए। जी देखिए जसप्रीत, सबसे पहले जरूरी है कि जो एक अच्छे आई स्पेशलिस्ट हैं, आप उनसे कंसल्ट करिए, उन्हें फिजिकली या ऑनलाइन आप उनसे सलाह मशवरा लीजिए। और शुरुआत में अगर आपको कोई लक्षण नजर आते हैं तो आप बिल्कुल कोताही ना बरतें, तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें और उनकी सलाह के अनुसार जो दवाइयां हैं वो दवाइयों का सेवन करें। लेकिन जिस तरह से लगातार ये बोला जा रहा है कि जिनको डायबिटीज की बीमारी है या जिन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट कराई है या जिन्हें किडनी की दिक्कत है, एड्स जैसे गंभीर बीमारियां, उनको इसमें खतरा फैलने का सबसे ज्यादा चांस है। तो ये एक खतरनाक संकेत है कि जो लोग कोविड से सही हो जा रहे हैं वो ये राहत समझते हैं कि उनको अब कोविड नहीं होगा, लेकिन एक ये दूसरी बीमारी जो है वो कहीं ना कहीं उनको घेर रही है। तो इसको लेकर जाहिर तौर पर जितने भी डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, वो क्या रणनीति बनाएंगे, क्या कोई एडवाइजरी गवर्नमेंट की तरफ से जारी की जाएगी, दिल्ली सरकार की तरफ से जारी की जाएगी कि किस तरह से जब कोविड के बीच में डेंगू चिकनगुनिया का प्रकोप पिछली बार देखने को मिला था, इस बार भी कुछ केस हैं, उस दौरान अगर एक नई बीमारी अगर यहाँ पर पैर पसारती है तो जाहिर तौर पर इससे पहले ही बचने के लिए लोग तैयार रहें, सतर्क रहें। और जिन लोगों को इस तरह की दिक्कतें हैं, जिनको इस पर खतरा ज्यादा हो सकता है, वो अपना बचाव पूरी तरह से करके रखें। ठीक है आनंद। कोरोना काल में कई ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ मुनाफा कमाने की सोच रहे हैं। ऐसे लोगों को लेकर देखकर शर्मिंदगी होती है कि ये लोग इंसान होकर भी महामारी में किस तरह मुनाफाखोरी के गिद्ध बन गए हैं। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला सच ये है कि कोरोना से जुड़ी हर दवा, हर इंजेक्शन, मेडिकल संसाधन और छोटी बड़ी चीज, सबकी सप्लाई चेन में रुकावट डाली गई है। ये कोरोना वायरस गिद्धों की साजिश जो है ये बनी हुई है, जो कालाबाजारी की सबसे बड़ी चेन बनकर बैठे हैं। जैसे ही बाजार में किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसकी आपूर्ति करने के बजाय जमाखोर गिद्धों का गैंग सक्रिय होता है। वो कुछ दिनों के लिए सप्लाई रोकने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। इसके बाद डिमांड और बढ़ती है तो मुनाफाखोर जमा की हुई चीजें बाजार में धीरे धीरे और काला बाजार में तेजी से सप्लाई करने लगते हैं। जहां जहां कोरोना के मरीज हैं, वहां वहां उन्हें लूटने वाले गिद्ध आपको मिल जाएंगे। ये गिद्ध इतने शातिर हैं कि मुनाफाखोरी और कालाबाजारी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो वहीं पुलिस से बचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पंजाब में मुनाफाखोरों और कालाबाजारी करने वाले गिद्धों का ऐसा ही एक वीडियो वायरल है। पंजाब के रोपड़ जिले में भाखड़ा डैम की नहर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की जैसे बाढ़ आ गई। नदी के पानी में एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में रेमडेसिविर इंजेक्शन बहा दिए गए। ये बताने की जरूरत नहीं कि एक एक रेमडेसिविर के लिए देश में कोरोना मरीज दिन रात तड़प रहे हैं। एक एक इंजेक्शन के लिए उनके परिवार के लोग भटक रहे हैं। रोपड़ जिले के सलेमपुर में कुछ लोगों ने जब नदी में रेमडेसिविर इंजेक्शन बहते हुए देखे तो फौरन पुलिस को सूचना दी, साथ ही वीडियो भी बनाया। पुलिस ने सैकड़ों की संख्या में नदी में बहते रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए। पुलिस के मुताबिक कालाबाजारियों ने इनकी जमाखोरी की होगी। बाद में जब रेमडेसिविर बेचने को लेकर प्रशासन की सख्ती बढ़ी तो कार्रवाई से बचने के लिए इन्हें नदी में बहा दिया। पुलिस ने नदी से बरामद किए गए रेमडेसिविर इंजेक्शन जांच के लिए भेज दिए हैं, ताकि पता लगाया जा सके कि ये असली है या नकली। इंजेक्शन की पैकिंग वाले बैच नंबर से ये मालूम करने की कोशिश हो रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में रेमडेसिविर कहां से आए और किसने इनकी जमाखोरी की।
दिल्ली में कोरोना का कहर बढ़ते ही कालाबाजारी करने वाले गिद्धों ने न केवल ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और रेमडेसिविर इंजेक्शन बल्कि ऑक्सीजन लेवल बताने वाले ऑक्सीमीटर की भी जमाखोरी शुरू कर दी है। इसलिए दवा की दुकानों पर ऑक्सीमीटर की भारी किल्लत हो गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के आरएमएल अस्पताल के पीछे गोल मार्केट में, जहां पर कुछ सीरीज में आपको केमिस्ट शॉप्स नजर आएंगी। आज इन शॉप्स में चलते हैं और पूछते हैं कि क्या ऑक्सीमीटर की अवेलेबिलिटी यहां पर है, और अगर है तो उनकी कीमत फिलहाल इन शॉप्स में क्या है। आइए। मेडिकल स्टोर वालों ने न्यूज 18 की टीम को बताया कि कैसे दिल्ली में कोरोना वायरस की दूसरी लहर शुरू होते ही जमाखोरों ने कालाबाजारी के लिए ऑक्सीमीटर की सप्लाई चेन को नुकसान पहुंचाया। इसी का नतीजा है कि जो ऑक्सीमीटर फरवरी तक 800 रुपए का मिल रहा था, अब वही 3000 रुपए में मिल रहा है। ऑक्सीमीटर है, ऑक्सीमीटर क्या है अभी रेट, क्या चल रहा है सर? नहीं, बस प्राइस बता दीजिए। प्राइस मैम उसका 4900 है। अच्छा, 3900 विद बिल। प्राइस MRP 3000 का देते हैं। अच्छा, तो ये आप विद बिल के साथ ही देते हैं? जी मैम। दिल्ली में ऑक्सीमीटर की जमाखोरी और कालाबाजारी को लेकर न्यूज 18 को एक और हैरान करने वाला सच पता लगा है। दवा दुकानदारों के मुताबिक हम मार्केट में ब्रांडेड ऑक्सीमीटर के बजाय चाइनीज और नकली ऑक्सीमीटर भी 1,500 से 2,000 रुपए में बिक रहे हैं। ये ब्रांडेड है, ये नॉन ब्रांडेड है। फ्रंट पे भी इसमें कोई वो नहीं है। तो अच्छा ये बताइए, ये जिस तरीके ये आप बता रहे कि ये आप बेचते हैं, पर ये जो नॉन ब्रांडेड है, और ये कितने रुपए तक के बाहर बिकते होंगे अभी? इसका अब ये हर किसी की अपनी हुआ है। 900 का, 1000 का, 1100 का, 1200 का, यही इसी गैपिंग में है। 1200, 1300, 1000, 900 इस रेट का है। अच्छा, तो बेसिकली यहाँ जो प्रियांश हमें बताना चाह रहे हैं वो ये कि जब आप अभी दाम जो है वो पीछे से बढ़कर आ रहे हैं क्योंकि शॉर्टेजेस हैं, डिमांड बहुत ज्यादा है, और ऐसे में अगर आप पैसे देकर ऑक्सीमीटर खरीद रहे हैं और इतना पैसा देकर खरीद रहे हैं तो कम से कम इस चीज का ध्यान रखें कि जो ऑक्सीमीटर खरीद रहे हैं उसके पीछे बारकोड हो, ब्रांड का नाम हो, ताकि आपको ये जानकारी रहे कि आपने सही चीज खरीदी है। बिल जरूर लें क्योंकि गारंटी वारंटी का जो भी चक्कर होता है वो बिल के साथ ही सॉल्व होता है, और ऐसे में जो घटिया ऑक्सीमीटर है उन पर पैसे ना लगाएं क्योंकि आप पैसे भी लगाएंगे, रीडिंग्स भी गलत आएगी, उससे आपके लिए कोई फायदा नहीं। दिल्ली के सबसे बड़े मार्केट कनॉट प्लेस में मेडिकल स्टोर्स पर ऑक्सीमीटर की भारी किल्लत। दिन रात लोग ऑक्सीजन का लेवल चेक करने वाले ऑक्सीमीटर की तलाश में भटक रहे हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और यहाँ जायजा लेंगे कि ऑक्सीमीटर की क्या स्थिति है। मेडिकल शॉप में कितने में बेचा जा रहा है, पहले से क्या अधिक दाम में बेचा जा रहा है। यहाँ के लोगों से बात करेंगे जो दिन रात ऑक्सीमीटर या बाकी दवाइयाँ, मेडिकल सामग्रियाँ बेचते हैं। आपका नाम? ऋषभ, ये बताइए कि ऑक्सीमीटर की डिमांड बहुत बढ़ गई है। हाँ जी सर। आपके शॉप में रोज कितने लोग ऐसे हैं जो ऑक्सीमीटर लेने आते हैं? कीमत में कितना फर्क आया है क्योंकि मुनाफाखोरी और कालाबाजारी भी हो रही है? इसके अलावा आपके पास कितना मौजूद है? सर अभी तो बहुत ऑक्सीमीटर की डिमांड है, अभी तो आ भी नहीं रहे हैं पीछे से, और हर रोज कस्टमर्स आते हैं, उनको हम पूरा नहीं कर पाते। दुकानदारों के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर के बाद ऑक्सीमीटर की डिमांड बढ़ गई, जिसके बाद सप्लाई चेन बिगड़ गई। इसकी वजह से 1000 वाला ऑक्सीमीटर 2200 रुपए में बिक रहा है। लेकिन इसकी कीमत में क्या फर्क आया है? सर ये पहले 1000-1200 तक का बेचते थे, अब यही ऑक्सीमीटर 2200 रुपए का मिलता है, और वो भी पूरे कस्टमर्स कहते हैं कि जितने का भी आप दो। ये और आप लोग भी इसे बेचते हैं, तो जो फर्क आया है ये बताइए, क्या हर कंपनी की कीमतों में फर्क आया है? पहले की कीमत और अभी की कीमत में फर्क क्या आया है ऑक्सीमीटर के? पहले की कीमतों से अब की कीमतों में बहुत ज़्यादा फर्क है। पहले की हर कंपनी का अलग अलग रेट आता था, बट आज की डेट में कंपनी सेम रेट के अकॉर्डिंग चल रही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। बट ये है कि मिल जाता वही बहुत बड़ी बात है। कस्टमर इस टाइम बहुत डिमांड में है इस टाइम। दिल्ली में जैसे जैसे कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, वैसे वैसे मेडिकल स्टोर्स पर भीड़ भी बढ़ती जा रही है। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही लोग ऑक्सीमीटर खरीदने लगते हैं। हड़बड़ी में लोग परिवार में जितने लोग पॉजिटिव हैं, उन सब के लिए ऑक्सीमीटर खरीद कर ले जा रहे हैं। ऐसे में डिमांड बहुत बढ़ गई है और मुनाफाखोर इनकी कालाबाजारी के लिए सप्लाई चेन में अलग अलग तरह से रुकावट पैदा कर रहे हैं।
कोविड से जुड़े इस दौर में उससे जुड़े उपकरण और इलाज करने के लिए जो दवाइयां हैं उनके दाम बहुत ज़्यादा हैं। एक शख्स है हमारे साथ, आप देख सकते हैं कि इन्होंने अभी इस वक्त ऑक्सीमीटर लिया है और जो ऑक्सीमीटर पहले 800 से 1000 का था वो उन्होंने इस वक्त करीब 2500 का लिया। हम उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए कि अभी क्या लिया है आपने? ऑक्सीमीटर पूरी आपने क्या पूछा, कितने में लिया? 2500। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या ने डिमांड और सप्लाई के सभी पैमानों को ध्वस्त कर दिया है। मुनाफाखोर इन्हीं हालात का फायदा उठा रहे हैं। 2 महीने पहले तक 800 रुपए में मिलने वाला ऑक्सीमीटर अब खुलेआम 2500 रुपए में बिक रहा है। 5 मिलेगा, 5 लेना पड़ेगा आदमी को जान बचाने के लिए। 5-10 मिलेगा लेना पड़ेगा, गरीब आदमी मर जाएगा। क्षमता नहीं गरीब आदमी खरीदने की, वो 10 भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो इस तरीके से लोग हैं जो इस महंगे दामों में ले रहे हैं उपकरण, ऑक्सीमीटर्स या फिर नेबुलाइजर्स या फिर उससे जुड़े सामान है। ये दौर है, चल रहा है और कुल मिलाकर परेशानी का जो सामना करना पड़ रहा है जो इसको खरीदने वाले लोग हैं। यूपी के गाजियाबाद में भी कोरोना काल के गिद्धों की मुनाफाखोरी का पर्दाफाश हुआ है। कोतवाली इलाके में पुलिस टीम ने छापा मारकर ऑक्सीजन फ्लो मीटर की कालाबाजारी करने वाले 3 गिद्धों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये लोग ऑक्सीजन सिलेंडर में लगने वाले फ्लो मीटर की जमाखोरी करके उनकी कालाबाजारी कर रहे थे। एक फ्लो मीटर जिसकी कीमत 1 से 1500 रुपए होती है उसके लिए 4000 रुपए तक वसूलते थे। इन गिद्धों के कब्जे से 8 ऑक्सीजन फ्लो मीटर, 1 लाख रुपए कैश और 1 इको स्पोर्ट कार बरामद की गई है। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर सबसे ज्यादा है। हर रोज कोरोना मरीजों की संख्या और मौत के आंकड़ों ने सबको बेहाल कर रखा है। लेकिन मरीजों की जान बचाने में काम आने वाली दवाओं की कालाबाजारी भी चरम पर है। नासिक में पुलिस ने 2 ऐसे गिद्धों को गिरफ्तार किया है जो 40,000 रुपए का इंजेक्शन 4-4 लाख रुपए में बेच रहे थे। पुलिस ने कोरोना मरीजों की जरूरत वाले इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे इन गिद्धों से कई इंजेक्शन बरामद किए हैं। पुलिस को गिद्धों के गैंग से जुड़े बाकी लोगों की तलाश है। न्यूज़ 18 ने ठाना है हर गिद्ध को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना है, क्योंकि हम ऐसे कालाबाजारियों और मुनाफाखोरों को देश में कोरोना मरीजों का दर्द नहीं बढ़ाने देंगे। देश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के रिकॉर्ड 4,03,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। हालांकि एक दिन में 3,86,000 मरीज ठीक होकर घर लौट गए, जो अच्छी खबर है। लेकिन कोरोना से मौत के आंकड़ों में कोई कमी नहीं आई और बीते 24 घंटों में 4,092 मरीजों ने दम तोड़ दिया। राजस्थान में कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में वहां करीब 18,000 नए केस सामने आए, जबकि इस बीमारी से वहां 160 लोगों की जान चली गई। अच्छी बात यह रही कि पिछले 24 घंटे में 17,500 से ज्यादा लोग इस बीमारी से ठीक होकर घर लौटे। राज्य में अब कोरोना के करीब 2 लाख एक्टिव केस हैं और अब इस महामारी से वहां 5500 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। गुजरात में भी हालात हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ते चले जा रहे हैं। पूरे राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 12,000 मरीज सामने आए और 119 मरीजों की मौत। राज्य में अब 1,43,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव मरीज हैं और अब तक 8200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अच्छी बात यह है कि 24 घंटे में वहां करीब 15,000 लोग ठीक होकर घर लौट गए। कोरोना वायरस के साथ साथ एक और वायरस हमारे बीच में है। एक वायरस कोरोना की आड़ में हमला कर रहा है, लेकिन दूसरा वायरस एक खास मौके पर ही हमला करता है। जब किसी परिवार का सदस्य कोरोना की चपेट में आ जाता है, तब दूसरा वाला वायरस एक्टिव होता है। यह है कोरोना जीवी वायरस। इस दूसरे वायरस के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये मौत के बाद भी नहीं छोड़ता। जी हां, हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो दिल्ली में कोरोना मरीजों की लाशों के नाम पर रेमडेसिविर इंजेक्शन अस्पताल से जारी करवाते थे और फिर वही इंजेक्शन 50-50 हजार रुपए में बेचते थे। कालाबाजारी की ऐसी साजिश आपने अब तक नहीं देखी होगी। ये कितनी खौफनाक बात है कि जिन अस्पतालों पर कोरोना मरीजों को बचाने की जिम्मेदारी है, अगर वहां का स्टाफ ही मरने वाले मरीजों के नाम पर इंजेक्शन लेकर उनकी कालाबाजारी करेगा, तो देश में कोरोना पीड़ितों का क्या हाल होगा। देखिए लाशों के ढेर पर व्हाट्सएप के जरिए कोरोना से जुड़ी डील।
देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना महामारी से जुड़ी ऐसी घटना सामने आई है जो आपको हिला कर रख देगी। दिल्ली के एक अस्पताल में कोरोना मरीजों के शवों को रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाए जा रहे थे। यह खबर दिमाग सुन्न कर देने वाली है, क्योंकि जहां मरीजों को मौत से बचाने के लिए एक एक रेमडेसिविर इंजेक्शन दिन रात की कोशिशों के बाद मिल पाता है, वहां कुछ लोग अस्पताल में मरने वाले कोरोना मरीजों के नाम पर धड़ल्ले से इंजेक्शन लेकर उनकी कालाबाजारी कर रहे थे। दिल्ली में कोरोना मरीजों के नाम पर कालाबाजारी की आपने कई खबरें देखी होंगी, लेकिन दिल्ली के अस्पताल के 2 स्टाफ नर्सों ने एक ऐसी करतूत को अंजाम दिया है जिससे इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। दरअसल दिल्ली के एक अस्पताल के 2 स्टाफ नर्स कोविड मरीजों की तीमारदारी में आईसीयू में तैनात थे और यहां से कोविड मरीजों की मौत के बाद उनके नाम पर जारी हुए रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने दोनों को 5 इंजेक्शन के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कोरोना मरीजों की लाशों के नाम पर रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने का ये मामला दिल्ली के महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल का है। पश्चिमी दिल्ली की पुलिस के मुताबिक उन्हें किसी ने फोन पर सूचना दी कि महाराजा अग्रसेन अस्पताल में 2 पुरुष नर्सिंग स्टाफ रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे हैं। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो जो सच सामने आया उस पर यकीन करना आसान नहीं था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में दीपक और यशवंत नर्सिंग स्टाफ हैं। दीपक और यशवंत की ड्यूटी आईसीयू में रहती थी। दोनों के पास अस्पताल में आए रेमडेसिविर इंजेक्शन का लेखा जोखा था। मरीजों को लगने वाले रेमडेसिविर की खाली शीशी तीमारदारों को देनी होती थी। दोनों को आईसीयू में कोरोना मरीजों की मौत की जानकारी भी रहती थी। इसी का फायदा उठाकर मरीज की मौत के बाद उसके नाम पर भी इंजेक्शन जारी कर देते थे। पश्चिमी दिल्ली पुलिस के मुताबिक कोरोना मरीजों की मौत के बाद उनके नाम पर जो रेमडेसिविर इंजेक्शन लिए जाते थे, उनकी कालाबाजारी करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया जाता था। दिल्ली के महाराजा अग्रसेन अस्पताल में आईसीयू में तैनात स्टाफ नर्स दीपक और यशवंत बेहद ही शातिराना तरीके से इस बात की जानकारी रखते थे कि किस मरीज की कोविड से मौत हुई है। उसके नाम पर जारी इंजेक्शन का लेखा जोखा भी इन्हीं दोनों स्टाफ नर्स के पास होता था, जिसके बाद ये अस्पताल के बाहर से व्हाट्सएप कॉल के जरिए अपने ग्राहकों को ये इंजेक्शन मुहैया कराते थे। लेकिन पुलिस ने एक ट्रैप लगाया और इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है। अब दिल्ली पुलिस अस्पताल से तमाम ब्यौरा भी जुटा रही है। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के नर्सिंग स्टाफ दीपक और यशवंत से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि कैसे वो एक एक रेमडेसिविर इंजेक्शन 50,000 रुपए में बेचते थे। दीपक और यशवंत व्हाट्सएप कॉल के जरिए जरूरतमंदों से संपर्क करते थे, फिर अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद इंजेक्शन देने के लिए बुलाते थे। अलग अलग जगहों पर बुलाकर रेमडेसिविर इंजेक्शन बेच देते थे। 50,000 रुपए में एक रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते थे। इंजेक्शन बेचने के बाद मरे हुए मरीज के कोटे में उसे चढ़ा देते थे। पुलिस ने दीपक और यशवंत से 5 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए हैं। कोरोना मरीजों की लाशों के नाम पर रेमडेसिविर इंजेक्शन लेकर उनकी कालाबाजारी करने वाले इस मामले में पश्चिमी दिल्ली पुलिस महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल से मिली कुछ और अहम जानकारियों पर जांच कर रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दिल्ली के कई इलाकों में रेमडेसिविर की कालाबाजारी वाले गिरोह चल रहे हैं। उत्तरी दिल्ली पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले एक शख्स को 9 इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पहाड़गंज में रहने वाला अमित शर्मा नाम का शख्स अपने एक रिश्तेदार के लिए लाए गए रेमडेसिविर इंजेक्शन को 40 से 50,000 रुपए में बेच रहा था। पुलिस ने ग्राहक बनकर रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले को धर दबोचा। उत्तरी दिल्ली पुलिस ने एक स्पेशल टीम बनाई। पुलिस टीम को रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले का मोबाइल नंबर मिला। पुलिस ने मोबाइल फोन पर इंजेक्शन खरीदने की बात कही। अमित शर्मा 1,20,000 रुपए में 3 रेमडेसिविर देने को तैयार हुआ। सुनहरी मस्जिद के पास पुलिस वाले को इंजेक्शन देने के लिए बुलाया। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने अमित शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। वो अपने रिश्तेदार के लिए 9 इंजेक्शन लाया था। उसकी रिश्तेदार ठीक हो गई तो वो बचे हुए इंजेक्शन की कालाबाजारी करने लगा। जरूरतमंद की मदद करने के बजाय जरूरत की चीजों की कालाबाजारी करने वाले ऐसे लोग समाज पर कलंक हैं। दिल्ली में रेमडेसिविर इंजेक्शन के अलावा कोरोना मरीजों के काम आने वाले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की भी खूब कालाबाजारी हो रही है। बाहरी दिल्ली पुलिस की टीम ने समयपुर बादली में 4 लोगों के गैंग को गिरफ्तार किया है।
पुलिस के मुताबिक इनके पास से 115 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद हुए हैं। ये चारों आरोपी मोबाइल फोन पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का सौदा करते थे, फिर अपनी कार से डिलीवरी करते थे। एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए 1 से सवा लाख रुपए तक वसूलते थे, जबकि दिल्ली में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 40,000 से 80,000 तक में अलग अलग रेंज में उपलब्ध है। पुलिस ने इन चारों कालाबाजारियों के पास से 4 गाड़ियां और 5 लाख रुपए कैश बरामद किया है। कोरोना महामारी की बढ़ती रफ्तार और इलाज की सुविधाओं के अभाव में लोग बेहाल हैं, तो दूसरी तरफ मुनाफाखोर और मौकापरस्त लोग इस मुश्किल हालात का फायदा उठा रहे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर मध्य प्रदेश के गुना से आई। यहाँ के उमरिया गांव में एक तांत्रिक लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा था। जादू टोने से कोरोना का इलाज करने का दावा करने वाले तांत्रिक के पास कई लोगों की भीड़ जुट रही थी। पुलिस ने तांत्रिक कल्याण सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि सिर्फ भभूत और झाड़ फूक करके वो कोरोना के इलाज का दावा कर रहा था। काफ़ी भीड़ थी और लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन हो रहा था, तो वहाँ पर हम लोगों ने कार्रवाई की है। तो 3 लोगों के ग्रुप धारा 188, 269, 270 भारतीय दंड विधान, धारा 51D आपदा प्रबंधन और धारा 5 महामारी एक्ट के अंतर्गत उन पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। कोरोना काल में मेडिकल सुविधाओं की कमी की वजह से मरीज और तीमारदार कालाबाजारियों और मजबूरी का फायदा उठाने वालों से काफी परेशान हैं। पुलिस और बाकी जांच एजेंसियां ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचा रही हैं। लेकिन न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि आप भी जागरूक बने और कालाबाजारी करने वालों से कुछ भी ना खरीदें। आप उनसे चीजें नहीं खरीदेंगे तो वो कालाबाजारी नहीं कर सकेंगे। इस महामारी में हमें कोरोना से भी लड़ना है और कालाबाजारी वाले वायरस से। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। नवनीत कालरा की तलाश में क्राइम ब्रांच ने छापेमारी की है। नवनीत कालरा के खान चाचा रेस्टोरेंट में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद हुए थे और नवनीत कालरा फरार था। ऐसे में अब क्राइम ब्रांच उसको ढूंढने के लिए जुटी हुई है और बताया जा रहा है कि नवनीत का फोन बंद है। कई ठिकानों पर छापेमारी जारी है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं। खान चाचा रेस्टोरेंट के मालिक नवनीत कालरा जो कि फरार है, व्हाट्सएप चैट से सबूत मिले थे कि किस तरीके से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की कालाबाजारी हो रही थी। आनंद हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। आनंद, क्राइम ब्रांच ने छापेमारी तेज कर दी है। नवनीत कालरा के बारे में अभी तक कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, क्राइम ब्रांच की 4 टीमें बनाई गई हैं और जिन्हें अलग अलग टास्क सौंपा गया है। 2 टीमें जो है नवनीत कालरा की गिरफ्तारी के लिए लगातार रेड कर रही है। फतेहपुर बेरी में जो उसका फार्म हाउस है, इसके अलावा साउथ दिल्ली में 2 से 3 ठिकाने हैं। दिल्ली पुलिस को एक फोन नंबर भी मिला था जहां पर दिल्ली पुलिस को ये डाउट था कि नवनीत कालरा यहां पर छुपा हुआ, लेकिन पुलिस ने जब वहां पर रेड करी तो नवनीत कालरा वहां से कुछ देर पहले ही निकल गया था। दिल्ली पुलिस लगातार रेड करी। एयरपोर्ट पर भी दिल्ली पुलिस ने अपनी टीमों को तैनात किया है कि किसी भी तरीके से जो नवनीत कालरा है वो दिल्ली से बाहर ना भाग पाए और उसको लेकर उसके परिवार से भी संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल नवनीत कालरा और उसके परिवार का कोई भी सदस्य जो है वो सामने नहीं आया। पुलिस को शक है कि तमाम लोग अंडरग्राउंड हो गए हैं। इसके अलावा खान चाचा में जितने भी एम्प्लॉय काम करते थे उन्होंने भी अपने मोबाइल फोन को बंद कर लिया है। तो दिल्ली पुलिस की लगातार अब कोशिश ये है कि खान चाचा या जो उसके दूसरे रेस्टोरेंट है उसमें काम करने वाले एम्प्लॉय या जो दूसरे मैनेजर हैं उनकी धरपकड़ की जाए, उनसे पूछताछ की जाए, क्योंकि जाहिर तौर पर जिस तरह से ये एक बड़ा मामला सामने आया था कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को इंपोर्ट करके हांगकांग और चाइना से भारत लाया गया था और उसको यहाँ पर औने पौने दाम पर बेचा जा रहा था। हालांकि मैट्रिक कंपनी ने अपना बचाव करते हुए कल एक प्रेस विज्ञप्ति की थी और उसमें सीधे तौर पर बोला था कि हमने ये कंसंट्रेटर लोगों की जरूरत के लिए इंडिया भेजे थे, लेकिन यहाँ पर उनका जिस तरह से इस्तेमाल हुआ वो जांच का विषय है। तो देखना यह है कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच नवनीत कालरा को कब तक गिरफ्तार करेगी। ठीक है आनंद।